अहमद ने, जो बाग के पेड़ पर बैठा हुआ था, जब देखा कि चपला ने नाजिम को गिरफ्तार कर लिया और महल में चली गई, तो सोचने लगा कि चंद्रकांता, चपला और चंपा बस यही तीनों महल में गई हैं। नाजिम इन सभी के साथ नहीं गया। तो जरूर वो इसी बगीचे में कहीं कैद होगा। ये सोच वो पेड़ से उतर इधर उधर ढूंढने लगा। जब उस तहखाने के पास पहुंचा जिसमें नाजिम कैद था, तो भीतर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने पहचान लिया कि ये नाजिम की आवाज है। तहखाने के किवाड़ खोलकर अंदर गया। नाजिम को बंधा पा झट से उसकी रस्सी खोली और तहखाने से बाहर आकर बोला, चलो जल्दी इस बगीचे के बाहर हो जाए, तब सब हाल सुने कि क्या हुआ। नाजिम और अहमद बगीचे के बाहर आए और चलते चलते आपस में बातचीत करने लगे। नाजिम ने चपला के हाथ फंस जाने और कोड़ा खाने का पूरा हाल कहा। अहमद, भाई नाजिम, जब तक पहले चपला को हम लोग न पकड़ लेंगे तब तक कोई काम न होगा, क्योंकि चपला बड़ी चालाक है और धीरे धीरे चंपा को भी तेज कर रही है। अगर वो गिरफ्तार न की जाएगी तो थोड़े ही दिनों में एक की दो हो जाएंगी। चंपा भी इस काम में तेज होकर चपला का साथ देने लायक हो जाएगी। नाजिम, ठीक है, खैर आज तो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल से जान बची है। हाँ, कल पहले यही काम करना है, यानी जिस तरह से हो चपला को पकड़ना और ऐसी जगह छिपाना है जहां पता न लगे और अपने ऊपर किसी को शक भी न हो। ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में जब महल के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि केतकी, जो कुमारी चंद्रकांता की लौंडी है, सामने से चली आ रही है। तेज सिंह ने भी, जो केतकी के वेश में चले आ रहे थे, नाजिम और अहमद को देखते ही पहचान लिया और सोचने लगे कि भले मौके पर ये दोनों मिल गए हैं और अपनी भी सूरत अच्छी है। इस समय इन दोनों से कुछ खेल करना चाहिए और बन पड़े तो दोनों, नहीं तो एक को तो जरूर ही पकड़ना चाहिए। तेज सिंह जानबूझकर इन दोनों के पास से होकर निकले। नाजिम और अहमद भी ये सोचकर उसके पीछे हो लिए कि देखें कहां जाती है। नकली केतकी यानी तेज सिंह ने मुड़कर देखा और कहा, तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रही हो? जिस काम पर मुकर्रर हो उस काम को करो। अहमद ने कहा, किस काम पर मुकर्रर हैं और क्या करें? तुम क्या जानती हो? केतकी ने कहा, मैं सब जानती हूं। तुम वही काम करो जिसमें चपला के हाथ की जूतियां नसीब हों। जिस जगह तुम्हारी मददगार एक लौंडी तक नहीं है, वहां तुम्हारे किए क्या होगा? नाजिम और अहमद केतकी की बात सुनकर तंग रह गए और सोचने लगे कि ये तो बड़ी चालाक मालूम होती है। अगर हम दोनों के मेल में आ जाए तो बड़ा काम निकले। इसकी बातों से भी मालूम होता है कि कुछ लालच देने पर हम लोगों का साथ देगी। नाजिम ने कहा, सुनो केतकी, हम लोगों का तो काम ही चालाकी करने का है। हम लोग अगर पकड़े जाने और मरने मारने से डरे तो कभी काम न चले। इसी की बदौलत खाते हैं। बात की बात में हजारों रुपये इनाम मिलते हैं। खुदा की मेहरबानी से तुम्हारे जैसे मददगार भी मिल जाते हैं, जैसे आज तुम मिल गई। अब तुमको भी मुनासिब है कि हमारी मदद करो। जो कुछ हमको मिलेगा उससे हम तुमको भी हिस्सा दे देंगे। केतकी ने कहा, सुनो जी, मैं उम्मीद के ऊपर जान देने वाली नहीं हूं, वो कोई दूसरे होंगे। मैं तो पहले दाम लेती हूं। अब इस वक्त अगर कुछ मुझको भी दो तो मैं अभी तेज सिंह को तुम्हारे हाथ गिरफ्तार करा दूं। नहीं तो जाओ, जो कुछ करते हो करो। तेज सिंह की गिरफ्तारी का हाल सुनते ही दोनों की तबीयत खुश हो गई। नाजिम ने कहा, अगर तेज सिंह को पकड़वा दो तो जो कहो हम तुमको देंगे। केतकी, 1000 रुपये से कम मैं हरगिज न लूंगी। अगर मंजूर हो तो लाओ, रुपये मेरे सामने रखो। नाजिम,
अब इस वक्त आधी रात को मैं रुपये कहां से लाऊं? हाँ, कल जरूर दे दूंगा। केतकी, ऐसी बातें मुझसे मत करो, मैं पहले ही कह चुकी हूं, मैं उधार का सौदा नहीं करती। लो, मैं जाती हूं। नाजिम ने उसे आगे से रोक कर कहा, सुनो तो, तुम खफा क्यों होती हो? अगर तुमको हम लोगों का एतबार न हो तो तुम इसी जगह ठहरो, हम लोग जाकर रुपये लेकर आते हैं। केतकी, अच्छा ठीक है, एक आदमी यहां मेरे पास रहे और एक आदमी जाकर रुपये ले आए। नाजिम, ठीक है, अहमद यहां तुम्हारे पास ठहरता है, मैं जाकर रुपये लेकर आता हूं। यह कहकर नाजिम ने अहमद को तो उसी जगह छोड़ा और आप खुशी खुशी क्रूर सिंह की तरफ रुपये लेने को चला। नाजिम के चले जाने के बाद थोड़ी देर तक केतकी और अहमद इधर उधर की बातें करते रहे। बात करते करते केतकी ने 2-4 इलायची बटुए से निकालकर अहमद को दी और आप भी खाई। अहमद को तेज सिंह के पकड़े जाने की उम्मीद में इतनी खुशी थी कि वो कुछ न सोच सका और इलायची खा गया। मगर थोड़ी ही देर में उसका सिर घूमने लगा। तब समझ गया कि ये कोई अय्यार है जिसने धोखा दिया। चट कमर से खंजर खींच लिया, बिना कुछ कहे केतकी को मारा। मगर केतकी पहले से होशियार थी। दांव बचाकर उसने अहमद की कलाई पकड़ ली, जिससे अहमद कुछ न कर सका, बल्कि जरा ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तेज सिंह ने उसकी मुश्कें बांधकर चादर में गठरी कसी और पीठ पर लाद कर नौगढ़ का रास्ता लिया। खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते गए। ये भी ख्याल था कि कहीं ऐसा न हो कि नाजिम आ जाए और पीछा करे। इधर नाजिम रुपये लेने के लिए गया तो सीधे क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचा। उस समय क्रूर सिंह गहरी नींद में सो रहा था। जाते ही नाजिम ने उसको जगाया। क्रूर सिंह ने पूछा, क्या है जो इस वक्त आधी रात के समय मुझको आकर उठा रहे हो? नाजिम ने क्रूर सिंह से अपनी पूरी कैफियत, यानी चंद्रकांता के बाग में जाना और गिरफ्तार होकर कोड़े खाना, अहमद का छुड़ा लाना, फिर वहां से रवाना होकर रास्ते में केतकी से मिलना और 1000 रुपये पर तेज सिंह को पकड़वा देने की बातचीत तय करना वगैरह सब खुलासा हाल कह सुनाया। क्रूर सिंह ने नाजिम के पकड़े जाने का हाल सुनकर कुछ अफसोस तो किया, मगर पीछे तेज सिंह के गिरफ्तार होने की उम्मीद सुनकर उछल पड़ा और बोला, हेलो, अभी 1000 रुपये देता हूं, बल्कि खुद तुम्हारे साथ चलता हूं। ये कहकर उसने 1000 रुपये संदूक में से निकाले और नाजिम के साथ हो लिया। जब नाजिम क्रूर सिंह को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां अहमद और केतकी को उसने छोड़ा था, तो दोनों में से कोई न मिला। नाजिम तो सन्न हो गया और उसके मुंह से झट ये बात निकल पड़ी कि धोखा हुआ। क्रूर सिंह, कहो नाजिम, क्या हुआ? नाजिम, क्या कहूं, वो जरूर केतकी नहीं कोई अय्यार था जिसने पूरा धोखा दिया और अहमद को तो ले ही गया। क्रूर सिंह, बहुत खूब, तुम तो बाग में ही चपला के हाथों पिट चुके थे। अहमद बाकी था, सो वो भी इस वक्त कहीं जूते खाता होगा। चलो, छुट्टी हुई। नाजिम ने शक मिटाने के लिए थोड़ी देर तक इधर उधर खोज भी की, पर कुछ पता न लगा। आखिर रोते पीटते दोनों ने घर का रास्ता लिया। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना, और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें किया करना, या पलंग पर लेटकर मुंह ढांप कर रोना। बस यही उनका क्रम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस में नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वो ना आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा हो गई।
आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुंचे। पहरे वाले इस हालत में उनको देखकर हैरान थे, मगर खौफ से कुछ नहीं कह सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि वो अभी तक जाग रही है। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहां का सब हाल कह सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, ये चिट्ठी है और ये सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए, चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम ना हो। अगर जयसिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले ही सोच चुका हूं। मैं इसको एक पहाड़ी खोह में रखाता हूं जिसको मैं ही जानता हूं। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की कटरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था और अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की कटरी अपने पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, वो कटरी मुझको दो, मैं चलूं। मेरे रहते ये काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वो कटरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। ये दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदा रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खोह में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख लो। गुरुजी, ये तो अजीब जगह है, अगर कोई आए भी तो यहां से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुमको अपना दिली दोस्त समझकर यहां लाया हूं। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं आपका ताबेदार हूं, तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूं। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूं उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। ये सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे अय्यारी सिखाई वे जानते थे। वे तो अब नहीं रहे, मर गए। इस समय मेरे सिवाय कोई नहीं जानता और मैं तुमको इसका खोलना बतलाए देता हूं। जिसको मैं पकड़ कर लाया करूंगा, इसी जगह लाकर कैद किया करूंगा, जिससे किसी को भी मालूम न हो और कोई छुड़ा के भी न ले जा सके। समझे? इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वो धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी बहता रहता है। यहाँ मेवों के दरख्त भी बहुत है। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से ये बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊं, महीने भर की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश करके तुमको छुट्टी दिला दूंगा। तब तुम भेस बदल कर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर किया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह लाकर उनको भी कैद कर लिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाजा खोलने लगे। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि वो बहुत खुली जगह है, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिन पर किसी भी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है
और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, खुमची, पेड़, मकोये, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई है। बड़े बड़े पत्थरों के ढोंके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज और बीच बीच में मोरों का शोर भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरह घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर के बराबर और कहीं उससे भी ज्यादा। पहाड़ों में कुदरती खोह बने हुए हैं जिन्हें देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहां सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हों। चारों तरफ की पहाड़ियां ढलवां और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज्यादा खुलासा थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। ये जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वो मर गया है और फरिश्ते उसको यहां ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह के उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई। बोले, मियां साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा। पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़कर दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, देवी सिंह, इस शेर की जबान जो तुमने बाहर खींच ली है, अब उसी के मुंह में वापस डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहां कैद करने गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खोह में कैद कराया हूं। आज आपको भी वो जगह दिखाऊंगा। पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वो सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खोह में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी थी वो भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान, पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पाकर दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहां ही कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफा उन्होंने और भी बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया गया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई, इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले पहल तो इस जगह को देखकर मैं भी आपसे ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ वहां का हाल समझाकर मेरी दिल जमाई कर दी थी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूंगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे।
आखिर तेज सिंह ने वहां का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा, जिसे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतना खुश क्यों हुए और ये घाटी कैसी थी, ये सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा। वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल आए। कुमार ने कहा, भाई तेज सिंह, अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। जी में आता है कि जय सिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, कुमार, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं तेज सिंह, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना जरूरी है। वो ये कि महाराज से 4-5 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा। तब हर तरह का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ लेकर रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था, तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और ये राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हाल चाल ले आए। बयान 7। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी न पकड़ ले जाए। इस खौफ से वो हरदम चौकन्ना रहता था। मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रोज आता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री यानी वजीर बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्दी होगा। और आखिरकार क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में न आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने और तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर देखा जाएगा। ये कहकर नाजिम क्रूर सिंह से विदा हो बालादेवी यानी टोह लेने के लिए कष्ट करने के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने और शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। ये भी खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखा क्रूर ने अपने बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह, सच है, वो नालायक जहां तक भी होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा। इसलिए अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार ही का हालचाल लूंगा। हाँ, इस बीच में अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, ये सब कुछ नहीं, चाहे जो हो
आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा। तेज सिंह, कुमार, आप जल्दी ना करें, जल्दी ही कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र सिंह, जो भी हो तेज सिंह, मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सोचता था, एक न मानी और चलने के लिए तैयार हो ही गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर, नहीं मानते तो चलिए, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे के बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात हुई होगी जब वो चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास पहुंचे। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई आश्चर्य न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शमादान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कपकपी होने लगी, यहां तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की ये हालत देखकर तेज सिंह पर कोई प्रभाव न हुआ। झट अपनी अय्यारी बटुए से लकलका निकालकर सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए कुमार, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने आप को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कराऊं, तब आपको ले चलूंगा। ये कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थी। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, तेज सिंह, क्यों जी, इतने दिन कहां रहे? क्या इसी का नाम मुरव्वत है? और अब की आए हो तो अकेले ही आए हो, वो नहीं आए। जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जी कर क्या करूंगी? कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहां तक कि हिचकी बंध गई। तेज सिंह उनकी हालत देखकर बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूं। यह कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ लेकर चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह के मिलने से बड़ी खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहां तक कि बेहोश हो गए, मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत की बात करने लगे। अब जमाने का उलट फेर देखिए, घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देखकर चल मरा। तुरंत ही होकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम, है क्या, मैं जो सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ न बन पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा तो करो, क्या बात है? नाजिम, हुजूर, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया और इस समय बाग में हंसी के कहकहे उड़ रहे हैं। यह सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहां तो बाप के जाहिरी गम में वो सर मुड़ाए बरसाती मेढक बना बैठा था। 13 रोज तक कहीं बाहर जाना हो नहीं सकता था, मगर इस खबर ने उसको आपे में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग आधी हांडी सा सिर लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंचा। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देखकर हैरान होकर बोले, क्रूर सिंह,
सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं, उन्होंने तो पैदा किया, परवरिश आपकी बदौलत होती है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की, और मैं किस लायक की ना जाऊंगा। गुस्से में आकर जयसिंह बोले, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अदना आदमी। दांत पीसते हुए जयसिंह ने कहा, जल्दी बताओ वो कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जयसिंह, वीरेंद्र सिंह? उसकी क्या मजाल कि मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। साफ साफ जल्दी बताओ, क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहां है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। यह सुनते ही महाराज का बदन गुस्से से कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो। मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूं। बयान 8। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला कलूटा आदमी, सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता इस सब के बीच में आ खड़ा हुआ। उसने दांत खोल तेज सिंह की तरफ देखा, तब बोला, खबरी भई राजा को तुमरी, सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफा चंपा की टांग पकड़कर थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए और डरे कि ये पिशाच कहां से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देखकर बोले, तुम लोग हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज मत करना, और जब तक महाराज यहां न आए इसी तरह सब की सब बैठी रहना। चंद्रकांता, अरे इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और वो कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, अब बात करने का मौका नहीं रहा। यह कहकर तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू भरकर चपला से बोली, ये क्या तमाशा हो गया? कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई है। वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, न मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि ये क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रही। इतने में ही बाग के चारों तरफ शोरगुल की आवाज आने लगी। चपला ने कहा, ओह, रंग बुरे नजर आने लगे। मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज आते दिखाई पड़े। देखते ही देखते सबकी सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, पिताजी, इस समय आपके एकाएक आने। इतना कहकर चुप हो रही। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं पुत्री, तुम्हें देखने को जी चाहा, इसीलिए चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, यहां क्यों बैठी हो? देखो, ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ मूठ बदनाम करता है। न मालूम इस नालायक के ची में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया।
अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी। ऐसे शैतान का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर कभी ऐसा कमीनापन न करे। यह सोचकर हरि सिंह नाम के एक चौकीदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर सिंह को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वो बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं? उसने कहा, अभी महल में आए हैं, गुस्से से भरे बैठे, आपको जल्दी बुलाया है। यह सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? ये इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक, गधा, पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र सिंह है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। ये कैफियत देख क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा कर बोला, महाराज, मुझको ये खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसी खबर पहुंचाई? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। जीने से नाउम्मीद हो चुका था। डरता हुआ बोला, हुजूर, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, शायद किसी तरह भाग गया होगा। जयसिंह से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका। हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने पर ही छोड़े देता हूं, आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर, तू वजीर होने के लायक नहीं है। अब क्या था, लगे दो तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनको महल के बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मगर मारे गुस्से के रात भर उन्हें नींद न आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे ये उम्मीद भी न रही। मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूं। ये सब तेरी बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, अरे मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था? जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वो अपना डेरा सरहद पार ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर न देखूं और खबर करने पर वो दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जयसिंह महल में देख भी ले। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी ज्योतिषी है, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फला आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जाएगा, वो फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिलाया जाए और वे यहाँ आकर कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाए। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है,
कुल 23 कोस है। चलो हम और तुम चले और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आए। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांधे, 2 तेज घोड़े मंगवाकर नाजिम के साथ सवार होकर उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आए तो कह देना कि क्रूर सिंह बहुत बीमार है।